नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 17 दिसंबर 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं। जितने भी हमारे न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं उनके जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको हम क्या करते हैं, उनका फैक्चुअल एनालिसिस भी करते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है, तो 17 दिसंबर, यानी कि आज के दिन क्या ऐसा है, तो सिंपल सा याद रखना, आज के दिन मनाया जाता है। देखो आज ही के दिन क्या हुआ था कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, ध्यान से समझना, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग एक जज हुए हैं, जिनका सबसे ज्यादा टेन्योर रहा है आज तक का। शायद आप लोग जानते भी होंगे। अभी जो बना है उससे पहले कौन थे, DY चंद्रचूड़। उनसे पहले कौन थे, YV चंद्रचूड़, यानी कि यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। इनका सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर था, याद रखना। इनका टेन्योर कितना था, 1978 से लेकर 1985 तक ये भारत के CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इनके टेन्योर के दौरान इन्होंने क्या किया था, आज ही के दिन 17 दिसंबर 1982 को क्या किया था, एक जजमेंट दिया था। और जजमेंट भी कैसा, तो मैं कह सकता हूं कि एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि जो पेंशनर्स होते हैं, ठीक है, जो पेंशनर्स होते हैं, जिनको पेंशन मिलती है, वो उनको क्या होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। बिकॉज जो पेंशन दी जाती है पेंशनर्स को, वो उनकी डिग्निटी के लिए दी जाती है, वो उनकी डिसेंसी के लिए दी जाती है। बात समझ में आ रही है कि किसी पर्सन ने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में, किसी एक एसोसिएशन में, किसी, मैं कह सकता हूँ आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, ठीक है, पुलिस में, कहीं भी। और जब वो बूढ़ा हो जाता है, जब वो बुढ़ापे में चला जाता है, तो उस कंपनी, उस ऑर्गेनाइजेशन की ये जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके बुढ़ापे में उसका ख्याल रखा जाए, क्योंकि उसने अपनी सारी जिंदगी, सारी जवानी उसने किस में लगा दी, उस पर्टिकुलर एसोसिएशन, उस पर्टिकुलर ग्रुप को आगे बढ़ाने में। ठीक है, तो कहा गया इस जजमेंट में 1982 में 17 दिसंबर को जजमेंट आया था, जिसमें जो हमारे इससे पहले जो उस समय के जो CJI हुआ करते थे, YV चंद्रचूड़, उन्होंने कहा था, याद रखना, लॉन्गेस्ट सर्विंग CJI रह चुके हैं। इन्होंने कहा था कि जो पेंशन दी जाती है लोगों को, वो क्या क्यों दी जाती है, उनकी डिग्निटी और डिसेंसी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, आप उनको ये कोई चैरिटी नहीं कर रहे हो उनको पैसा देकर। बेसिकली उस आदमी ने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी पूरी खराब कर दी है, यानी कि डेडिकेट कर दिए, खराब नहीं, डेडिकेट कर दिए, तो हमें उसे देना चाहिए। नहीं दोगे तो खराब ही हो गई बेचारे की, समझ गए। तो सिंपल याद रखना, आज क्या बनाया जाता है, तो पेंशनर्स डे बनाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट आज के टॉपिक के ऊपर, जो हमारी आज की न्यूज आती है पहली। आज कुछ अच्छे आर्टिकल्स भी लिखे हुए हैं, जैसे देखो सबसे पहला आर्टिकल बहुत अच्छा डिस्कस करने लायक, और इस आर्टिकल के अंदर आप गौर से देखोगे तो इसमें दो चीजें हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, एक न्यूज में दो चीजें छुपी हुई है, कैसे समझना। अभी आपने देखा होगा कि जो आपका स्विट्जरलैंड है, उसने क्या किया, भारत जो है इंडिया, उसको मोस्ट फेवरिंग नेशंस के स्टेटस से हटा दिया। अब एक बात समझना, मोस्ट फेवर्ड नेशन जो होता है ना, FMFN, इसका स्टेटस बहुत सारे देश एक दूसरे देश को लेकर बैठे रहते हैं। जैसे मान लो, एक लाइन में समझना, मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब ये होता है कि अगर किसी देश ने, मान लो कोई देश सभी से ट्रेड करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी से कम टैरिफ ले लेगा, किसी से ज्यादा ले लेगा, नहीं। अगर उसने किसी को मोस्ट फेवर्ड नेशन की लिस्ट में रख दिया है और किसी को नहीं रखा है, तो जो मोस्ट फेवर्ड नेशन की लिस्ट में जो देश है ना, उनमें जो टैक्स, उसके अंदर जो टैक्स लगाता है वो लोग, ठीक है, जो टैक्स इंपोज किए जाते हैं, सेम टैक्स दूसरे ग्रुप से भी उसको लेने पड़ेंगे, दूसरी कंट्रीज से भी लेने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी को बहुत ज्यादा पसंद करते हो तो आप उसके साथ क्या कर दोगे, उसको थोड़ा सा उसमें छूट दे दोगे, ऐसा नहीं है। आपने जो मोस्ट फेवर्ड नेशन के ऊपर टैक्स इंपोज किए हैं, सेम टैक्सेस विल बी इंपोज्ड ऑन अदर नेशंस। और ये मैं नहीं कहता, ये WTO कहता है। तो आप सोचोगे सर ये नया वर्ड कहां से आ गया WTO, तो आपने पहले कभी ना कभी सुना होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है ये, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये बना कब था, तो याद रखना 1995 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो सिंपल याद रखना, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, जिनेवा। ठीक है, जो बेसिकली स्विट्जरलैंड में ही बना हुआ है। ये कहता है कि तुम चाहे, देखो बहुत सी चीजें होती हैं, एक होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ना, जैसे भारत है, भारत जो है अपना, इस भारत ने लगभग 54 कंट्रीज के साथ अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है, FTA कर रखा है।
अब ये चाहे इनसे टैक्स ले चाहे ना ले, चाहे 0 रुपए टैक्स ले, ये इसकी मर्जी है। बात समझ में आ रही है? लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये 4 देश हैं, इस देश ने इन 2 देशों को क्या कर रखा है, मोस्ट फेवर्ड नेशन में डाल रखा है। तो ये देश इन मोस्ट फेवर्ड नेशन वालों पे जो टैक्स लगाएगा, सिमिलर टैक्स ही इस पे इंपोज होगा। बात समझ में आ रही है? तो अभी क्या हुआ कि इंडिया ने मोस्ट फेवर्ड नेशन वाले लिस्ट से, सॉरी स्विट्जरलैंड ने मोस्ट फेवर्ड वाली लिस्ट से हमारे इंडिया को निकाल दिया। लेकिन बात बस इतनी है कि इसका हमें बाहर निकालना वोंट अफेक्ट EFTA डील, जो हमारी यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो असाइनमेंट हुआ था उसको इफेक्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? तो उसकी डेफिनेशन तो यही खत्म हो चुकी है कि भाई आपका मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होता है। ठीक है, अब एक बात आती है कि यहां पर एक चीज और निकल के आ गई, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब समझना ये है क्या बेसिकली। ठीक है, मैंने कहा जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है हमारे बहुत सी कंट्रीज के साथ होता है, तो सिंपल थोड़ी सी बातें समझनी है। जैसे देखो, 2 countries double taxation avoidance agreement from January 1st shall not affect the free trade agreement recently reached between European Free Trade Association EFTA nations and India. So far as the double tax avoidance agreement that is under the Department of Revenue, but from the EFTA perspective, it is not going to have any impact on whatever commitments have been undertaken in the EFTA. अब बात समझना इसकी सिंपल सी, हमने क्या किया था, हमने देखो जो EFTA है ना, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो एक बात समझना, हमारा जो यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, इस यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन हुई थी 1993 में ऑफिशियली। जो इससे पहले यूएसएसआर होता था, यूएसएसआर जो था उस यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, और जब इसका डिसइंटीग्रेशन होता है यूएसएसआर का, तो याद रखना 2 देश बनते हैं, एक बनता है आपका रशिया और एक बनता है आपका यूरोपियन यूनियन, और यूरोपियन यूनियन फिर ऑफिशियल एस्टेब्लिशमेंट में आ जाता है 1993। अब समझना, इन यूरोपियन यूनियन देयर आर टोटल 27 कंट्रीज, टोटल 27 देश हैं इसके अंदर, यानी इसके मेंबर हैं। और इन 27 देशों में याद रखना सिंपल सी बात, पहले कितने थे 28, एक कम हो गया, हो गए 27। तो जो एक निकल के गया, एग्जिट किया, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रिटेन। और जो ब्रिटेन एग्जिट किया उस इवेंट को हम क्या कहते हैं, ब्रेक्जिट। और ये ब्रेक्जिट कब हुआ था, याद रखना, ब्रेक्जिट इवेंट कब हुआ था, 2020, इसमें ब्रिटेन को हटा दिया गया था। तो आज के दिन इसमें कितने मेंबर्स हैं, तो देयर आर टोटल 27 कंट्रीज इन द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, अब क्या हुआ, इन 27 कंट्रीज में 4 कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारा क्या हुआ था, जिनके साथ हमारा क्या हुआ था, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, कौन कौन सी, तो सिंपल सा याद रखना, पहला कौन सा है, तो इसके अंदर स्विट्जरलैंड, ठीक है, सिर्फ फैक्ट्स हमें याद रखने, ठीक है, न्यूज को समझना है। स्विट्जरलैंड, दूसरा नॉर्वे, तीसरा कौन सा आपका लिechtenstein, ठीक है, और लास्ट कौन सा है, आइसलैंड। इन 4 कंट्रीज के साथ हमने आने वाले 15 ईयर्स में, नेक्स्ट 15 ईयर्स में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करवाना था इनका भारत में, और उससे भारत के अंदर लगभग 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होनी थी। तो बात ये उठ के आती है कि जब स्विट्जरलैंड ने हमें अपने मोस्ट फेवर्ड नेशन की लिस्ट से बाहर निकाल दिया, तो क्या ये जो डील हमारे बीच में हुई थी, इस डील के ऊपर क्या उसका कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो याद रखना, इसका इस डील पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब मैं समझा चुका हूं आपको क्या है, कि ये एक देश है, इसके पास 4 देश और है। ठीक है, इन 4 देशों में ये इस एक को या इसको क्या दे रखा है, मोस्ट फेवर्ड नेशन। तो ये इस पे जो टैक्स इंपोज करेगा सेम ये इन पे भी करेगा, तो टैक्स की फॉर्म में कोई भी उसमें चेंजमेंट नहीं आने वाला। समझ में आ रही बात? तो 2 चीजें याद रखना, पहला कौन सा, मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, दूसरा ये जो हमारा एग्रीमेंट है EFTA, ये एग्रीमेंट कैसे कब कैसे काम करेगा। समझ गए? और ये कब साइन हुआ था, तो उससे पहले यूरोपियन कंट्रीज के बीच में 4 जनवरी 1960 के बीच में स्टॉकहोम में जो कन्वेंशन हुआ था, उसके अंडर में हमने क्या किया, इनसे फ्री ट्रेड एसोसिएशन बना था, और उस फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ इन 4 कंट्रीज के साथ हमने क्या किया, ये एग्रीमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, तो सिंपल सी 2-4 बातें इसमें याद रखना। हमारी और कौन कौन सी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, तो बेसिक सी बातें याद रखना, जैसे इंडिया साउथ कोरिया के साथ होता है हमारा। ठीक है, इंडिया, ठीक है, इंडिया, ठीक है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ठीक है, UAE मॉरिशियस,
ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, एग्रीमेंट्स। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अलग हैं, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट अलग है। तो जब भी कभी कोई न्यूज में आएगा हम उसको पढ़ लेंगे। आज 2-4 बातें आज के लिए ध्यान रखना, ठीक है। जैसे नेबरिंग कंट्रीज के साथ, श्रीलंका के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, नेपाल के साथ है, भूटान के साथ है हमारा कॉमर्स और ट्रांजिट के अंदर, ठीक है। ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव डील बिटवीन कंट्रीज ऑफरिंग प्रेफरेंशियल ट्रेड टर्म्स एंड टैरिफ कंसेशंस विद ए नेगेटिव लिस्ट एक्सक्लूडिंग स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज, ठीक है। तो 2-4 बातें जस्ट याद रखना। मैं फिर बता देता हूं, हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कितनों के साथ है टोटल, तो 54 कंट्रीज के साथ है अप्रोक्सीमेटली। तो सबके नाम भी नहीं रटने हैं, जो न्यूज में आ जाए उसको पढ़ के आगे बढ़ जाना होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, मोदी दिशा नाइके टेक्स अप रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज। देखो समझना सिंपल सी कहानी, ठीक है, बिल्कुल आसान सी। मैंने कहा ये मेरा इंडिया है, ठीक है। इस इंडिया के पास ये बना हुआ है श्रीलंका, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना है, ठीक है। मैंने कहा यहां पर इस इंडिया में ये कौन सा स्टेट है, तो आप कहोगे सर गुजरात, ठीक है। फिर कौन सा आ जाएगा, महाराष्ट्र, जस्ट मैं समझाने के लिए, ठीक है, तो समझ जाना। फिर कौन सा आएगा, गोवा। फिर कहोगे कौन सा, तो कर्नाटक, ठीक है। और लास्ट कौन सा आ जाता है, केरला, ठीक है। अच्छा यहां पर कौन सा है, तो यहां पर वेस्ट बंगाल। यहां पर कौन सा आ जाएगा, तो उड़ीसा। यहां पर कौन सा आ जाएगा, आंध्र प्रदेश। और यहां पर लास्ट कौन सा आ जाएगा, तमिलनाडु। तो इधर टोटल 5 है, इधर टोटल 4 है। तो टोटल 9 स्टेट्स आर आवर कोस्टल स्टेट्स, ठीक है, जो कोस्ट बाउंड्री लगाते हैं। यहां पर क्या बना हुआ है समझना बहुत ध्यान से। यहां पर क्या बना हुआ है, तो ये है मेरा अरेबियन सी, ठीक है। और यहां पर क्या बना हुआ है मेरा, तो ये मेरा बना हुआ है कौन सा, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो हुआ क्या, ये जो श्रीलंका है ना, इस श्रीलंका के अंदर यहां पर लास्ट में एक पोर्ट बना हुआ है जिसको हम क्या कहते हैं, हम्बनटोटा। और ये हम्बनटोटा पोर्ट जो है ये हमने इन्होंने श्रीलंका वालों ने लीज पर दे दिया किसको, चाइना को। समझ रहा पूरी कहानी। चाइना हमारे यहां पर ये हिमालय में प्रोटेक्ट कर रहा है और कुछ भी नहीं है। अब समझना, यहां पर एक कंट्री थी मॉरिशस, सॉरी मालदीव्स। इस मालदीव्स में इसका इन्फ्लुएंस आया चाइना का, इसने हमारी आर्मी को यहां से भगा दिया। हमने यहां से निकलने के बाद हमने क्या किया, हमने हमारा जो नेवी बेस था जो कि INS जटायु, हमने कहां एस्टेब्लिश किया, तो मिनिकॉय आइलैंड के ऊपर, ठीक है। हम वहां से निकल गए। फिर उसको गलती का एहसास हुआ, उसने फिर हमसे सॉरी मांग ली, मोदी जी से मिलकर माफी मांग ली। हमने देखा कि इधर क्या है, बांग्लादेश। ये बांग्लादेश में भी वही हरकतें हो रही है, ठीक है। ऊपर क्या है, इधर भूटान। भूटान कहीं चाइना के इन्फ्लुएंस में ना चला जाए, तो कुछ दिन पहले मोदी जी विजिटेड भूटान एंड गेव 10,000 करोड़ रुपीज टू भूटान। उनको एड दी, पैसा दिया। और बदले में उन्होंने हमें, मोदी जी को क्या दिया, हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे दिया उनका, ठीक है। ऑर्डर ऑफ गायलेपो जो भी है, ड्रूक गायलेपो मिल गया हमें। लेकिन हम क्यों नहीं चाहते थे, हम क्यों चाहते थे कि उसको पैसा दें, क्योंकि वो जहां पर लाई करता है, जैसे मैंने कहा ये इंडिया है, पूरी कहानी समझना। और ये मैंने कह दिया इंडिया का नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, ठीक है। और इस ये ऊपर बना हुआ है जस्ट भूटान, और ऊपर है पूरा तुम्हारा इधर चाइना। तो ये नॉर्थ ईस्ट जो कनेक्टेड है ना रेस्ट ऑफ इंडिया से, इसके जस्ट ऊपर भूटान है और इसके जस्ट ऊपर क्या है, चाइना, यानी तिब्बत वाला ओरिजिन। तो अगर भूटान भी चाइना के इन्फ्लुएंस में चला गया तो तुम्हारा जो चाइना है वो इस जगह को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि नीचे ये बांग्लादेश है, ठीक है। अभी मैं इमेज में दिखाता हूं, ये बांग्लादेश है। तो अल्टीमेटली अगर ये रास्ता ब्लॉक कर दिया गया, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है, याद रखना, चिकन स्नैक। क्या कहते हैं, चिकन स्नैक, यानी कि मुर्गे की गर्दन। और वो कट गई तो जली गई जान, कोई मतलब ही नहीं है। तो ये जो है ये ना चला जाए उसके पास, कहीं नॉर्थ ईस्ट पूरा वो ना कब्जा ले, तो हम इसको हेल्प करते हैं। अब हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम चाइना से अपने आप को कैसे बचाएं। तो हमने क्या किया, मालदीव्स अपनी हरकतों से बाहर जाके वापस आ गया। श्रीलंका के अंदर अगर उसने अपना पोर्ट बना लिया, जैसे हम्बनटोटा के ऊपर वो अपना कंट्रोल करने के चक्कर में है, ठीक है। अगर वो श्रीलंका में यहां पर कंट्रोल कर लेता है तो उसने बे ऑफ बंगाल को कंट्रोल कर लिया, इसने नीचे इंडियन ओशियन को कंट्रोल कर लिया और सारा उसके कंट्रोल में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत हो सकती है आगे चल के। इधर अगर उसने बांग्लादेश के अंदर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर दिया तो दिक्कत हो सकती है। एक समय था जब अमेरिका बांग्लादेश के अंदर, यानी कि जो बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, उस ईस्ट पाकिस्तान में अपना पोर्ट बनाना चाहता था, अपना बेस बनाना चाहता था। उस समय इंदिरा गांधी ने क्या किया था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, उसको नया देश ही बना दिया था।
अब दोबारा जाकर वही हरकतें फिर होने लग गई। शेख हसीना से उन्होंने कहा कि हमारा बेस बना दो, उसने मना कर दिया तो उसकी सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया। तो हमारे चारों तरफ जो दुश्मन है वो बेसिकली हमें घेरना चाहते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो, ठीक है, वो हमें बिल्कुल गला घोटकर मारना चाहते हैं। और हम वहां पर कैसे अपने आप को स्टेबल रख पाते हैं, ये मेरी जियो पॉलिटिक्स है, ये हमारी सरकार की क्या है, पॉलिटिक्स का हिस्सा है। तो हमने क्या किया, अभी जो श्रीलंका का जो प्रेसिडेंट बना है वो भारत विजिट पर आता है और उसने भारत में कहा, अनुरा कुमारा दिसानायके, इसने मोदी जी से कहा कि हम क्या करेंगे, चाइना को, श्रीलंकन प्रेसिडेंट सेज ही विल नॉट अलाउ हिज कंट्रीज टेरिटरी टू बी यूज्ड टू टारगेट इंडिया, यानी कि वो अपनी टेरिटरी को इंडिया के अगेंस्ट टारगेट यूज करने में किसी की हेल्प नहीं करेंगे। और ये सब बातें ही है, ध्यान रखना, कल को इसको किसी ने फंडिंग दे दी तो ये भी अपने दूसरी की भाषा बोलने लगेगा, लेकिन हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो एग्जाम से मतलब है। तो ये मेरा क्या है, श्रीलंका, इसको अलग कौन करता है, तो यहां पर क्या बना हुआ है, तो याद रखना राम सेतु, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एडम्स ब्रिज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, सिंपल से याद रखना। इधर क्या बना हुआ है, तो इधर बनी हुई है पाक स्टेट, इधर क्या बनी हुई है, पाक स्टेट, ठीक है। इधर क्या बनी हुई है, तो यहां पर क्या बना हुआ है, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार बना हुआ है, सिंपल याद रखना, ठीक है। कि कौन कनेक्ट कर रहा है इसको, एडम्स ब्रिज कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये कौन सा है, श्रीलंका, इनकी कैपिटल, ये सब ध्यान रखना। अच्छा, लास्ट कौन सा है, तमिलनाडु। तुमने देखा होगा तमिलनाडु के अंदर हुआ क्या था, पीछे इसी साल की न्यूज है, समझने की कोशिश करना, ठीक है। इससे रिलेट कर रही श्रीलंका से, तो दो चार बातें लिख लेते हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे तुमने पढ़ा था कि ये मेरा इंडिया है, ये यहां पर तमिलनाडु है, ये यहां पर श्रीलंका है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में इस पाक स्टेट में क्या बनी हुई थी, कच्छतीव आइलैंड बना हुआ था, एंड दैट कच्छतीव आइलैंड वाज गिवन टू श्रीलंका बाय एन एग्रीमेंट, जिसका नाम क्या था, इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम एग्रीमेंट। एंड दिस एग्रीमेंट वाज डन बाय इंदिरा गांधी। कब हुआ था ये, 1974 में हुआ था, और इंदिरा गांधी ने दिस कच्छतीव आइलैंड वाज गिवन टू श्रीलंका। बट तीन चीजें रख ली थी कि अगर कभी हमारा कोई मछुआरा, मछली पकड़ने वाला फिशरमैन थक जाए तो यहाँ रोक सकता है। यहाँ पर एक चर्च बनी हुई है, सेंट एंथोनी नाम से चर्च बनी हुई है, तो यहाँ पर हमारे ये लोग जाकर, ईसाई लोग जाकर पूजा कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, जब तमिलनाडु के लोग यहाँ जाते हैं तो श्रीलंका वाले उनको उठाकर जेल में पटक देते हैं। तो बीच में एक डिमांड उठी थी कि क्यों ना हम वापस कच्छतीव को इंडिया में मिला लें, तो वो वाली न्यूज भी ध्यान रखना। बात समझ में आ रही है, दो चार बातें आपको एटलीस्ट ये पता होनी चाहिए। इंडियन आर्मी ने कौन कौन से वहां पर वो किए हैं, ऑपरेशन किए, तो याद रखना एक ऑपरेशन कौन सा था, तो एक हमने ऑपरेशन किया था ऑपरेशन पवन, और ऑपरेशन पवन कब हुआ था, 1987 में, जो हमने किसको किया था, लिट्टे ग्रुप के लोगों को मारने के लिए किया था, क्योंकि उन लोगों ने क्या बता रखा था वहां पे, आतंक। और बाद में वही लिट्टे ग्रुप के लोगों ने क्या किया था, 21 मई 1991 को किसका असैसिनेशन कर दिया था, राजीव गांधी का असैसिनेशन कर दिया था। वो सब बातें आप लोग जानते हो, ठीक है। तो दो चार बातें याद रखना, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। जैसे आपका तमिलनाडु, इधर पाक स्टेट, इधर गल्फ ऑफ मन्नार, ये आपका श्रीलंका, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा है, हम्बन टोटा, ये बेसिकली किसको दे दिया गया था लीज पे, चाइना को। तो दो चार बातें इसके बारे में याद रखना। ये पूरा क्या है, श्रीलंका। ये कौन सा है, जाफना, सबसे इधर पड़ता है, ठीक है, सिंपल से याद रखना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, द हिडन कोस्ट ऑफ ग्रीन वॉशिंग द इंडियन रेलवेज। देखो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। आपने देखा होगा जो रेलवेज है ना, पहली दो बातें रेलवे के बारे में, बेसिक बात है, ठीक है, फिर हम इस पे चलेंगे। इंडियन रेलवे, ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन हमें याद करनी है, बेसिक पर्पज हमारा वो है, ठीक है। इंडियन रेलवेज कब आई थी भारत में, तो 16 अप्रैल 1853 में रेलवे भारत में आती है। लाने वाले कौन थे, तो सिंपल सा कह सकते हो तुम, ब्रिटिशर्स लेकर आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय रूल करती थी, ठीक है। अच्छा, कौन उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखना लॉर्ड डलहौजी वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, ये उस समय लेकर आए थे। अब समझना, इन्हीं लॉर्ड डलहौजी ने क्या लाए थे, पोस्ट ऑफिस भी यही लाए थे, याद रखना 1854 में। और उसके बाद जो आपकी टेलीग्राफ, नॉट टेलीग्राम है ना, टेलीग्राफ जो सर्विस होती है वो भी ये लेकर आए थे। दो चार बातें याद रखना, ठीक है। अब समझना, जो रेलवे था ब्रिटिशर्स लाए थे, तो रेलवे का इनके जाने के बाद 1950 में क्या कर दिया गया, तो याद रखना नेशनलाइजेशन कर दिया गया। रेलवेज का क्या हो गया, नेशनलाइजेशन होगा, वो नेशन की प्रॉपर्टी बना दी गई, ठीक है।
अब जब ये नेशनल प्रॉपर्टी बन चुकी है तो अब एक सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है आज के दिन कि हमें भाई जो कोयले से या जो डीजल से, ठीक है, या जो पेट्रोल से, यानी कि जो फोसिल फ्यूल से जो एनर्जी निकलती है, ठीक है, उस फोसिल फ्यूल से एनर्जी जो बनती है उसका जो कंजम्पशन होता है तो उससे जो पोल्यूशन होता है उस पोल्यूशन से निपटना पड़ेगा, क्योंकि उससे कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा होता है, तुमने बहुत बार पढ़ा है। और जब कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा होता है तो मुझे कार्बन फ्री होना है, तो मेरा कार्बन फ्री होने का टारगेट ईयर मैंने 2070 फिट कर रखा है, वर्ल्ड ने इसको 2050 फिक्स कर रखा है। तो अगर मुझे इस टारगेट को अचीव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कार्बन के एमिशन को कम करना पड़ेगा। दैट्स वाई मोदी जी ने आपके लिए सूर्योदय योजना, है ना, रूफटॉप सोलर स्कीम, सोलर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ग्रीन हाइड्रोजन यूज करो, ये सब चीजें लेकर आए। तो कहा गया अभी किसी ने एक आरटीआई लगाई बेसिकली, है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन। आप किसी के बारे में कुछ भी जानना चाहो तो जान सकते हो। जब उसने आरटीआई लगाई, राइट टू इंफॉर्मेशन, तो पता चला उसमें आरटीआई में कुछ बातें हमारे सामने निकल के आई जो हमारे लिए क्या थी, अचंभित करने वाली थी। उस आरटीआई में पता चला कि 585 जो लोकोमोटिव्स है जो डीजल से चलते हैं वो हमने स्टोर कर रखे हैं, इडलिंग कर रखे हैं, यानी उनको बंद कर रखा है। ठीक है, हम चाहते हैं कि 100% क्या हो जाए, रेलवेज का इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी कि रेलवे में 100% चीजें इलेक्ट्रिसिटी से चले, ना कि डीजल लोकोमोटिव से। अब सोचो, इसको करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा, बिल्कुल बातें करना पड़ेगा। लेकिन जब तुम पैसा खर्च करोगे तो एक बात समझना, इस आर्टिकल में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। अगर मैं भारत की बात करूं तो 70% जो डीजल का कंजम्पशन होता है ना, वो ओनली ट्रक सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है। जितने ट्रक चलते हैं सारे डीजल पे हैं। लेकिन रेलवे जो है वो 3.24% यूज करता है। तो अगर तुम रेलवे को 3.24% को 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करना चाहते हो तो व्हाई नॉट इस सेक्टर को, ट्रकों को क्यों नहीं करते? अच्छा एक बात बताओ, कोयले से बनती है बिजली मैक्सिमम भारत में 80% जो इलेक्ट्रिसिटी है, याद रखना, वो कोयले से जनरेट होती है, ठीक है। और कोयले को याद रखना सबसे डर्टीएस्ट फ्यूल कहा जाता है, सबसे गंदा फ्यूल, है ना, सबसे ज्यादा पोल्यूशन करता है। तो एक बात ये निकल के आई कि जब 80% तुम कोयले से बना रहे हो इलेक्ट्रिसिटी, तो पिछले साल की रेलवे ने लगभग 1.70 लाख करोड़ रुपए, लास्ट बजट की बात बता रहा हूं मैं, पिछले साल में लगभग 1.70 लाख करोड़ रुपया रेलवे ने कमाया बाय ट्रांसपोर्टिंग फ्यूल्स टू थर्मल पावर प्लांट्स। और जब ये थर्मल पावर प्लांट को इतना पैसा देकर कमा रहा है किस चीज से, सिर्फ कोयला ट्रांसफर करके, तो तुम उस जो कोयला ट्रांसफर हो रहा है वो जाकर जो वहां पर बिजली बना रहा है उसके कंजप्शन को ना रोककर, रादर देन वो करके तुम क्या कर रहे हो, मुझे इलेक्ट्रिसिटी में लाने की बात कर रहे हो। और कल को मान लो भयंकर बारिश होने लगे, डिजास्टर आ जाए, डिजास्टर मैनेजमेंट में कोई इलेक्ट्रिक चीज ना चले तो ना चले, बैटरी फूक गई तो फूक गई, फिर तुम्हें डीजल फिर से चाहिएगा। तो बात समझ में आ गई, पूरा मुद्दा क्या है। ये चाहते हैं कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो, लेकिन पहले उस सेक्टर का हो जिस सेक्टर में पहले से नीड है। हमें 2070 अचीव करना है, ये हमारा पर्पज है, लेकिन पहले तुम बड़ों को क्यों नहीं टारगेट करते? बात समझ में आ रही है? बस यही इसके अंदर इसने थीम लाइन में बता रखा, और कुछ भी नहीं है। इस आर्टिकल में बताया गया कि ये तो वो कंडीशन हो जाएगी कि तुमने क्या कर दिया, लिविंग एलिफेंट्स टू रोम फ्री इन द रूम, कि रूम के अंदर हाथी तो फ्री घूम रहा है और तुम छोटे छोटे कुत्तों को मारे जा रहे हो। बात समझ में आ रही है? छोटे छोटे जानवरों को मारे जा रहे हो, ठीक है। अरे समझ गए, ये पूरा मुद्दा इसमें उठाया गया है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है, दिसंबर 2023 में आया था, कहा गया था कि 2022 में कहा गया था रिन्यूएबल एनर्जी पे चलाएंगे, ठीक है, ग्रीन सर्टिफिकेशन देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। हमारा टारगेट था कि 2030 तक हम क्या करेंगे, रेलवे को इलेक्ट्रिफिकेशन में ले आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। हु इज द रेलवे मिनिस्टर? तुम लोग मुझे कमेंट करके बताना रेलवे मिनिस्टर कौन है, और हाउ मेनी रेलवे जोन्स आर देयर इन इंडिया, क्वेश्चन मार्क। ये आपके 2 करके क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, लेवाई ए हायर जीएसटी रेट ऑन तंबाकू सुगर्ड बेवरेज। देखो होता क्या है, आप जो तंबाकू यूज करते हो ना, आप बीड़ी पीते हो, आप सिगरेट पीते हो, आप हुक्का पीते हो, आप जो भी पीते हो, अगर आप कहीं ना कहीं तंबाकू का यूज करते हो तो ये हमारे सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। अभी एक पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी कि जो खाने वाला तंबाकू होता है, च्युइंग जो तंबाकू होता है, टोबैको, उसको यूज करने वाले भारत में 26 करोड़ लोग हैं।
आप विश्वास नहीं करोगे, इतना ज्यादा लोग इसको यूज करते हैं। इसके इफेक्ट तो आप लोग जानते हो, मुझे ज्यादा इसमें समझाने की नीड नहीं होनी चाहिए, है ना। आप इसके इफेक्ट जानते हो, क्या होता है क्या नहीं होता, कैंसर होता है कि नहीं होता, आप सब जानते हो ना, तो उस पर नहीं जा रहा मैं। सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर दुनिया में भारत है, किसका? तंबाकू का। 13 से 15 साल के लड़के 8.5% जो तंबाकू यूज करते हैं वो 13 to 15 ईयर एज के बच्चे होते हैं, और 15 प्लस एज के बच्चे 28.6% तंबाकू यूज करते हैं। वो भारत में डेली 3500 डेथ होती है, डेली लगभग 3500 डेथ होती है तंबाकू यूज करने से, ठीक है। और अब कहा गया कि इसको रोकने का एक ही तरीका है, टैक्स बढ़ा दो। अब टैक्स बढ़ाने का मतलब क्या है? आपने एक नाम सुना होगा, जीएसटी, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसका मतलब यही था, वन नेशन वन टैक्स, है ना, वन नेशन वन टैक्स, एक देश एक टैक्स होना चाहिए, ठीक है। कुछ कुछ शेड जो है उनको छोड़कर। ये कब आया था जीएसटी? तो याद रखना 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हो गया था। कौन से एग्रीमेंट से आया था? अमेंडमेंट से। तो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उससे ही आया था, ठीक है। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। अब इसके अंदर क्या होता है, कुछ स्लैब बना रखी मैंने, 0%, 5%, ठीक है। उसके बाद आपका 12%, 18%, 28% की स्लैब बना रखी है, ठीक है। 0, 5, 12, 18, 28। अभी तक मैक्सिमम जो लगता है वो 28% जीएसटी टैक्स लगता है, ठीक है। जैसे फॉर्च्यूनर लेने जाओगे तो एक्चुअल में फॉर्च्यूनर तुम्हारी आती है 20 की पड़ जाती है 40 लाख की, क्योंकि 28% तो टैक्स दे रहे हो जीएसटी, ऊपर का लग्जरी टैक्स अलग लग जाता है। तो कहा गया कि जो सिगरेट वाले प्रोडक्ट है ना, इनके ऊपर जीएसटी को बढ़ा दो, कितनी 35% कर दो। फिर कहा गया इसको 35 क्यों करते हो, इसको 40 ही कर दो, राउंड फिगर में ले आओ। और अगर तुम इसको 40% कर दोगे तो सोचो, सिगरेट पीने वालों के लिए तो सिगरेट, दारू, बीड़ी वगैरह तो महंगी होंगी, लेकिन उसका दूसरा पहलू भी तो देखो ना, दूसरा साइड भी तो देखो। सेकंड साइड ये है कि ऐसा करने से भारत ईयरली 72 बिलियन रुपीस का क्या करेगा, एक्स्ट्रा रिवेन्यू जनरेट करेगा। क्योंकि जिसको लत लग चुकी है वो तो पिएगा, चाहे 20 की हो चाहे 100 की, वो तो पिएगा। क्योंकि जब कोरोना आया था तो लोगों ने 100 रुपए की देसी दारू 900 रुपए में, 1000 रुपए में पी होती है। बात समझ में आ रही है? तो इससे मौका है सरकार के पास, क्या किया जाए, रिवेन्यू जनरेट किया जाए। लेकिन इसके दो पहलू हैं। एक तरफ तुम रिवेन्यू जनरेट कर रहे हो, वो गरीब आदमी, उसको लत लग चुकी है, तुमने लत लगा दी है, तुम उसको पिलाए जा रहे हो। कल को बीमार होगा तो उसको ठीक करने के नाम पे कैंसर हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल खोल देते हो, है ना, फंडिंग उठा लेते हो, फिर उनका ट्रीटमेंट अच्छे से होता नहीं है, डेथ हो जाती है। तो वही बात हो गई कि बीड़ी सिगरेट भी मैं ही प्रमोट करूंगा, कैंसर का हॉस्पिटल भी मैं ही खोलूंगा। बात समझ में आ रही है? इसका रिवेन्यू देखो कितना, 72 बिलियन रुपीज। और सरकार कितने रुपए देती है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए? बजट के अंदर मैंने एक बार पहले पढ़ाया था, लगभग 50-48 हजार करोड़ रुपए देती है बस। कितने लोग साल भर में खर्च करने हैं लोगों को बचाने के लिए, लेकिन इतना रुपए कमा रही है। समझ में आ रही है? तो अगर मैं इस न्यूज को पढ़ूं तो मैं इससे सिंपल सा जा सकता हूं, किसके ऊपर, मेरी पॉलिटी के ऊपर। क्यों? क्योंकि याद रखना, कौन से आर्टिकल में ये लिखा है कि डेंजरस टू या हजार्डियस टू हेल्थ प्रोडक्ट्स के ऊपर बैन होना चाहिए। तो याद रखना, ये डीपीएसपी का पार्ट आप लोगों ने शायद पढ़ ली होगी, पॉलिटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। वो प्रिंसिपल्स जिनको पॉलिसी बनाते समय स्टेट ध्यान में रखेगा। इस डीपीएसपी का एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 47, द स्टेट विल बैन द प्रोडक्ट्स दैट आर इंजूरियस टू हेल्थ, जिसमें दारू ये सब आती है। तो जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल कौन से स्टेट में बैन है? तो सिंपल याद रखना, आपके गुजरात में बैन है। और उसके बाद कौन से स्टेट में बैन है? तो याद रखना बिहार में बैन है। 2 स्टेट में दारू बिल्कुल बैन है। राजस्थान में सुबह 10 से शाम 8 बजे तक मिल जाती है, ठीक है। 2-4 बातें याद रखना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। जैसे 5% ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इन पे लगता है, 12% एयर ट्रैवल बिजनेस पे, होटल रूम्स रेंट पे, ठीक है। जस्ट उसको डिफाइन किया हुआ है कैसे लगता है, ठीक है। और उसकी जो सोल अथॉरिटी है वो कौन है? जीएसटी काउंसिल इज द की डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द जीएसटी रेट्स, ठीक है। सिंपल सी बातें याद रखना। द कॉन्स्टिट्यूशन माइट बी ए यूनिफायर बट द डिबेट एक्सपोज्ड पोलराइजेशन। देखो सिंपल से एक बहुत अच्छा आर्टिकल है ना, पढ़ोगे तो बहुत मजे आएंगे तुम्हें, है ना, अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे समझते हो। कहा गया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनकर तैयार हो गया था, समझना इसको शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में समझना, बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949, ठीक है। लेकिन हमने उस दिन सिर्फ इसको पार्शियली इनेक्ट किया। हमने उस दिन बस इसके अंदर 16 आर्टिकल इनेक्ट किए, 15+1, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसको कंप्लीटली इनेक्ट किया 26 जनवरी 1950।
और इस दिन हम क्या बन गए, रिपब्लिक बन गए, हमारा क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। ठीक है, अभी 26 ऑफ द जनवरी को। ठीक है, अब कहा गया कि आजादी के लगभग 75 ईयर प्लस हो चुके हैं ना, उससे ऊपर हो चुके हैं। हमें जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जो आज भी हम उसको लिविंग डॉक्यूमेंट मानते हैं कि इसके बिहाफ पर हमारा देश चलता है। बिकॉज व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? तो क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन? बेसिकली एक बुक है जिस बुक में तुम्हारे देश को रन करने के लिए, गवर्न करने के लिए रूल्स लिखे हुए हैं। एक पीएम होगा, प्रेसिडेंट होगा, गवर्नर होगा, सुप्रीम कोर्ट होगी, हाई कोर्ट होगी, सीएजी होगा, अटॉर्नी जनरल होगा, सब होंगे और देश को चलाएंगे। तो देश को गवर्न कैसे करना, ये बात इसमें लिखी है। तो बेसिकली एक लिविंग डॉक्यूमेंट कह दिया गया। तो कहा गया कि इसलिए बनाया गया था कि हम दोनों मिलकर बातें करें कि इस बार मैं रूल कर रहा हूं, मेरी सरकार है, तो अगली बार तुम मुझे बताओ कि तुमने ये गलतियां की थी, हम तुम्हारी गलतियों को ठीक करेंगे, जबकि वो गलत रहा है। मोदी जी आते हैं, वो कहते हैं कि पंडित नेहरू ने ये किया था, वो किया था। वो ये नहीं कहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं पिछले 10 साल में। ऊपर से जब इनसे पूछा जाता है कांग्रेस वालों से, तो ये पीछे वाली बातें नहीं करते, ये कहते हैं कि तुमने 15 साल में क्या किया है। तो मतलब ये जो तू तड़ाके वाली बात हो रही है कि तूने क्या किया, तूने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, आपने क्या किया, आपने क्या किया, किसी भी लैंग्वेज में ये होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। हमने ये इसलिए बनाया था कि हमने सदियों के बाद आज़ादी पाई थी उनसे, ब्रिटिशर से, और उसके बाद हम चाहते थे कि अच्छा सुंदर भविष्य बने हमारे देश का। इसलिए हम क्या कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए थे, वरना तो राजा महाराजा तो पहले भी चलते थे। तो आज हम उसके ऊपर अच्छे से बात ना करके हम क्या कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, एक दूसरे पे एलिगेशंस लगा रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। उसी के ऊपर 2-4 बातें इसने बहुत अच्छी लिखी हुई है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज है, आपने पॉलिटिक्स क्लास से ली होंगी, आपकी पॉलिटिक्स चल रही होगी या किसी में हो चुकी होगी, तो आपको ये सारी बातें पता भी होंगी। ठीक है, सिंपल सी बातें ध्यान रखना। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं समझ जाऊंगा तुमने पढ़ लिया था। ठीक है, जैसे यूसीसी था तो इसके ऊपर सबको बैठे बात करनी चाहिए थी। जब भी कोई आता है तो सबको अच्छे से बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जबरदस्ती उसके लोगों को सस्पेंड करके ना जबरदस्ती बिल पास कर दिए, जैसे हम इस सरकार ने किए, है ना। ये सभी जानते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। जैसे आधार कार्ड का जो एक्ट आया था, आधार एक्ट, उसको जबरदस्ती मनी बिल की तरह पास कर दिया, है ना। पीएमएलए में इन्होंने चेंजमेंट किए, जबरदस्ती मनी बिल के रूप में प्रेजेंट कर दिया। तो ये ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, एक अच्छे भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। ऐसा ही कुछ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो जस्ट एक डिस्कशन का अच्छा पार्ट था, है ना। इसमें गांधी, बीजेपी सबको इसने सुनाया ढंग से, ना, तो पढ़ सकते हो आप इसको। ग्रीन हाइड्रोजन एंड द फाइनेंसिंग चैलेंज। अभी मैंने कहा था आपसे कि ग्रीन हाइड्रोजन होनी चाहिए। बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन है क्या, क्यों चाहिए? क्योंकि मेरा नेट जीरो टारगेट 2070 आप जानते हो, मेरा टारगेट है 2030 तक। ये बेसिक पॉइंट याद रखना, फैक्चुअल डाटा। मेरा टारगेट है 2030 तक मुझे क्या करना है, लगभग 5 मिलियन मीट्रिक टन जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किससे बनानी है, ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट करनी है। और इस ग्रीन हाइड्रोजन से मुझे इलेक्ट्रिसिटी बनानी है। दिस इज माय टारगेट। ठीक है, इसके लिए एक प्रोग्राम चला गया था, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, और इस नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंडर में 2023 में एक प्रोग्राम चला था, साइट प्रोग्राम, SIGST, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन, इस नाम से प्रोग्राम चला था। ठीक है, जिसमें लगभग 17,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। और उसमें कहा गया था कि हमें हाइड्रोजन पे चलना है। जैसे दुनिया में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन भी आ रखी है, चाइना ने भी चला दी है, वो ट्रेन हमारा पड़ोसी है। भारत में इससे चलने वाली पुणे के अंदर बसें चलती हैं, हमारे यहाँ पर कारें भी हैं जो हाइड्रोजन से चलती हैं। तो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ में कहा था कि कोल इज द डर्टीएस्ट फ्यूल इन द वर्ल्ड, क्योंकि सबसे ज्यादा पोल्यूशन वही करता है। तो सबसे डर्टीएस्ट है, सबसे गंदा फ्यूल है, ध्यान रखना। तो सबसे अच्छा क्या है फिर? तो आप कहोगे सर सबसे अच्छा तो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं जो रीन्यूएबल होती हैं, जैसे सोलर एनर्जी, ठीक है, जैसे विंड एनर्जी, जैसे हाइड्रो पावर। ठीक है, ये सारी क्या है, मेरी रीन्यूएबल है, बार बार बना सकता हूं, कोई पोल्यूशन नहीं होता। तो एक आया ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, ध्यान से समझना, ग्रीन हाइड्रोजन, इससे रिलेटेड बातें। अब होता क्या है, मैंने कहा ये पानी है H2O, ठीक है, और मुझे इसको अलग करना है। अगर मैं हाइड्रोजन अलग निकाल लूं तो ये हाइड्रोजन क्या बन जाएगी, मेरी ग्रीन हाइड्रोजन। और ग्रीन हाइड्रोजन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, जिसमें 0% पोल्यूशन होता है। जब आप इस ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करोगे तो जो पोल्यूशन निकलेगा कंबशन के बाद, वो क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी, ऑक्सीजन होगा, बस गैस, प्योर गैस है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे एनवायरमेंट से ज्यादा यही है। तो कहा गया कि इसको क्या कर दो, अलग कर दो।
अलग करने में क्या दिक्कत है कि पानी से हाइड्रोजन अलग करने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के लिए तुम क्या कर रहे थे, कोयले का यूज कर रहे थे। बात तो वही हो गई ना, मैं कोयले का जो कार्बन कंबशन है वो कम करना चाहता हूं, लेकिन मैं जिससे कम कर रहा हूं उसको बनाने में मैं कोयला यूज कर रहा हूं। तो कहा गया कि ये गलत चीज है, तो कहा गया इसकी जगह किसका यूज करो, इन तीनों का यूज करो, सोलर, विंड या हाइड्रो पावर का यूज करो, और फिर इस पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस से अलग करो और उसके बाद हाइड्रोजन बनाओ और उससे क्या करो, गाड़ी चलाओ। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है, ये फैक्चुअल डाटा हो गए, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि तुम बना लो हाइड्रोजन, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पैसा बहुत चाहिए इसमें। दूसरा चैलेंज है बना लिया, चलाओगे किसे, गाड़ियां ही नहीं है। पहले वो टेक्नोलॉजी से बनाओ तो सारी चीजें तो बनाओ जिनको तुम चलाना चाहते हो। तो दो सबसे बड़े चैलेंज है, और एक चैलेंज है मुझे 2070 में कार्बन फ्री हो जाना है, क्योंकि लास्ट ईयर वाज द हॉटेस्ट ईयर, 1.46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया था। अगर ऐसे बढ़ता रहा तो जो इस बार COP बाकू अजरबैजान में हुई है ना, तो इसमें जितना फंड तुम बना रहे हो कोई पर्पज ही नहीं है, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ता रहा, अगर वो 2 डिग्री सेल्सियस पे चला गया, पूरी दुनिया के ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, सब कुछ पानी के अंदर चला जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा, ह्यूमैनिटी खत्म, ह्यूमन रेस ही खत्म, ह्यूमैनिटी छोड़ो, ह्यूमन रेस ही खत्म है ना, ह्यूमैनिटी अलग हो गया, ह्यूमन रेस ही खत्म हो जाएगी। तो एलोन मस्क जैसे लोग मंगल पे भागने के फिराक में है, वो ऊपर ही जाना चाहते हैं तो उसमें लगे हैं, समझ में आ रही है। हम तुम लोग रोटी का जुगाड़ करने में लगे हैं, वो छोड़कर भागने के चक्कर में है। सरकारें हमें बचाना चाहती हैं ग्रीन हाइड्रोजन के चक्कर में, बात समझ में आ रही है। लेकिन इसके लिए कुछ चैलेंज भी हैं, वो तुम्हें बेसिकली बातें पता होनी चाहिए, समझ गए। ओके, देखो 2-4 बातें समझना। जैसे मैंने कहा जो हाइड्रोजन होती है ना, 4-5 टाइप की होती है ना, जस्ट याद रखना, काफी न्यूज में रहता है। वन इज ग्रे हाइड्रोजन, ये स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस से बनती है। सेकंड वन इज ब्लू हाइड्रोजन, ये स्टीम रिफॉर्मिंग विद कार्बन कैप्चर से बनती है। ग्रीन हाइड्रोजन मैंने बताया अभी उसके इलेक्ट्रोलाइसिस से बनती है, सबसे इजीएस्ट एंड सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, तो हम इसी का यूज करते हैं, हमारे लिए काम किया है। ब्लैक हाइड्रोजन जो है गैसिफिकेशन प्रोसेस से बनती है। पिंक हाइड्रोजन जो ये भी इलेक्ट्रोलाइसिस से बनती है, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करते हो उसको अलग करने के लिए, दैट्स वाई इसको हम यूज नहीं करना चाहते, ठीक है। उसके बाद टर्कोइस हाइड्रोजन जो है वो आपकी किससे बनती है, नेचुरल गैस से बनती है। येलो हाइड्रोजन भी आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस से बनती है, वो सोलर एनर्जी की यूज से बनाई जा सकती है, ठीक है। तो बनती कैसे, देखो मैंने कहा कि ये विंड पावर है, इस विंड पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, इसके अंदर पानी था, इस पानी से मैंने H2O2 को अलग कर दिया तो हाइड्रोजन को मैंने स्टोर कर लिया, स्टोर करके मैंने घर में हाइड्रोजन भेज दी, और क्या चल गया, सब कुछ चल गया। और समझ में आ रही है। तो ऐसा ही किसमें होना चाहिए, व्हीकल्स में भी होना चाहिए, समझ गए, सिंपल सा याद रखना। उसके बाद चलते नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रिमूविंग जजेस। ये शायद मैंने लास्ट टाइम जब हमारी क्लास हुई थी तो मैंने डिस्कस किया था कि जजेस को रिमूव करने का क्या प्रोसीजर होता है। तो सिंपल याद रखना है ना, वही दोबारा से न्यूज आ गई जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यादव उस दिन मैंने आपको समझाया था। सिंपल फिर से समझ लो कि कोई जज होता है, देखो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसका टेन्योर कितना होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज का टेन्योर होता है 65 ईयर एज। हाई कोर्ट के जज का टेन्योर कितना होता है, 62 ईयर एज का होता है, ठीक है। सबसे मैक्सिमम किसका था सुप्रीम कोर्ट में, वाई वी चंद्रचूड़, सबसे कम कमल नारायण 17 दिन के लिए, ठीक है। अब इनको हटाया कैसे जाएगा, तो हटाने की प्रोसेस ये, या तो किसी के साथ ये मिसबिहेव करें, बदतमीजी करें, या फिर ये क्या करें, अपने काम करने में क्या हो, इनकैपेबल, तो इनको हटा दिया जाएगा। और इसके लिए 100 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड 50 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा का क्या होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए। देन अगर ये एग्री हो जाता है कि ये 2 कंडीशन में ये थे, तो उनकी पोस्ट को वैकेंट मान लिया जाता है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के लिए कहां लिखा है, तो आर्टिकल 124 के 4 में लिखा है, और हाई कोर्ट के लिए कहां लिखा है, तो आर्टिकल 218 में लिखा हुआ है। सिंपल सा याद रखना, समझ गए। ये मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, तो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, ये उनको हटाने की प्रोसेस, आज तक किसी को ऐसे हटाया नहीं गया है, सिंपल सा याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, 11 इंडियंस फाउंड डेड एट रेस्टोरेंट इन जॉर्जिया रिसोर्ट। जो आपका जॉर्जिया है उसके रिसोर्ट में 11 इंडियंस डेड पाए गए। तो सिंपल याद रखना, जॉर्जिया कहां पे है, ये मेरा इंडिया है। अगर मैं यहां से देखना चाहूं तो ये क्या है, अजरबैजान, ये है जॉर्जिया, ठीक है। और अच्छे से देखना चाहूं, आजकल ये ट्रेंड बन चुका है, पूछ लेता है जॉर्जिया से कौन कौन बाउंड्री लगाता है, तो जॉर्जिया से ब्लैक सी बाउंड्री लगाता है, रशिया बाउंड्री लगाता है, ठीक है, इधर से आर्मेनिया बाउंड्री लगाता है, और इधर से
टर्की बाउंड्री लगाता है, सिंपल याद रखना। तो ये 2-4 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं न्यूज़ पे हुआ क्या, ठीक है। हुआ ये कि जॉर्जिया के अंदर 11 जो हमारे इंडियंस थे वो डेड पाए गए। बाद में पता चला ये डेड कैसे हुए, तो पता चला कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो गई थी इनके अंदर। कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब ये है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, CO, ठीक है। एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये दोनों ही हानिकारक है, ये ज्यादा हानिकारक है। तो जो सिगरेट पीते हैं, जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, वो जो गैसें एमिट होती हैं, एमिशन होता है, वो जो दूसरी गैसों के साथ रिएक्ट करती हैं, तो डेंजर जो कह सकता हूँ कि जो गैसें बनती है वो तो हमारी सेहत के लिए नुकसान ही करती हैं। जैसे कल ही का मैं एक सीन बताता हूँ, जयपुर के अंदर हम अभी हैं, तो जयपुर में कोई कोचिंग सेंटर है, उसके अंदर क्या हुआ, गैस लीक हो गई। और जब गैस लीक हो गई तो उसके लगभग 10 बच्चे बेहोश हो गए, बच्चियां बेहोश हो गई। उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया बेहोशी की हालत में, ठीक है। आप सभी लोग जानते होंगे जयपुर के जो भी होंगे, ठीक है, मुझे ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ये हुआ तो आज पुलिस का स्टेटमेंट आया, मैं सुबह देख रहा था कि उन्होंने बताया कि बगल के PG में कोई खाना बन रहा था, तो मिर्च का तड़का लगा रहे थे, तो तड़के की गैस से बेहोश हो गए। क्योंकि ऐसा नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो उसमें गड़बड़ हुई होगी ना, वो प्रशासन के ऊपर है, वो जो यहाँ का जो भी रूल है वो देख लेंगे अपने आप, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हो क्यों रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे आसपास जो कह सकता हूं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, या हमारे आसपास जो जहरीली गैसें बन जाती है, किससे बनती हैं, तो मैंने अभी आपको एक बहुत अच्छा आर्टिकल समझाया था, कौन सा, सिगरेट तंबाकू वाला, वो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। जैसे इसके बगल में एक और न्यूज छाप रखी है इन्होंने, सेंटर क्वेश्चंस OTT प्लेटफॉर्म अगेंस्ट ग्लोरीफाइंग ड्रग्स, कि जो ड्रग्स है उनका अगेंस्ट में क्या होना चाहिए, उनका ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। जैसे देखते हो ना, केसर का दम दाने दाने में, वो सब देखते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये किसने कहा, सेंटर ने। किसको, OTT प्लेटफॉर्म को। आप जानते हो अमेजॉन जो भी है, ठीक है। तो सिंपल सी 2-4 बातें यहाँ से याद रखना, मेन फोकस रखना, जॉर्जिया कहाँ पर है, कैसा कैसा क्या नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तबला as muse, the maestro executed complex rhythms, intricate patterns। हुआ क्या कि आपने देखा होगा कल का दिन हमारे लिए बहुत ही वो रहा ना, सैड रहा, क्योंकि जो हमारे से बहुत बड़े तबला वादक थे, तबला बजाने वाले, है ना, जाकिर हुसैन सर, उनकी डेथ हो गई। उन्होंने इंडिया को बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचा दिया था क्लासिकल म्यूजिक की उसकी इंडस्ट्री में। याद रखना, इन्होंने क्लासिकल म्यूजिक इंडस्ट्री में 4 ग्रैमी भी जीते हुए हैं। कितने, 4 ग्रैमी अवार्ड्स जीते हुए हैं, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, एक अच्छा क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। पर्सन इन द न्यूज में 9 मार्च 1951 को मुंबई में पैदा हुए थे। 15 दिसंबर 2024 को इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, सिंपल याद रखना, ठीक है। फादर कौन थे, उस्ताद अल्लाह राखा, ठीक है। कौन सा म्यूजिक था, क्लासिकल म्यूजिक था। पद्म श्री कब मिला था, 1988 में मिला था। पद्म भूषण कब मिला था, 2002 में मिला था, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी इनको मिल चुका है। USA का सबसे हाईएस्ट ऑनर अवार्ड होता है फॉर द ट्रेडिशनल आर्टिस्ट, ये भी इनको मिल चुका है, जिसका नाम है नेशनल हेरिटेज फेलोशिप। और इनकी एक फेमस लाइन थी, हमेशा कहते थे, म्यूजिक इज एन इनफाइनाइट ओशियन एंड आई एम जस्ट ए हम्बल सेलर, ठीक है। तो इंडिया लॉस्ट है अनदर जेम, ठीक है। कल हमने एक दूसरे जेम को खो दिया। तो हाँ, इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो 2-4 बातें याद रखना, कौन कौन से अवार्ड मिले थे, कब कब मिले थे, क्या नहीं थे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप आकर पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।